कि Y20 का जो सेशन चल रहा है, आप सब सुबह से प्रबुद्ध लोगों का बहुत मोटिवेशनल टॉक, उनकी बातचीत, जीवन को किस तरह से जिया जाए और जीवन के पथ पर किस तरह से बढ़ा जाए, ये आप सबको बताते हुए चल रहे हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे जो भाव होते हैं, जो इमोशनली ये हृदय के अंदर वो भाव पैदा करते हैं, जिसकी बदौलत हम जीवन के रास्ते पर और जीवन के उस मुकाम पर, जीवन के उस संघर्ष में इतना सब कुछ कर जाते हैं जो हम कभी सपने में भी सोच नहीं पाते। और फिर उसको हो जाने के बाद लगता है यार ये मैंने किया था क्या। हम माँ बाप तो हमारे जो भगवान हैं, उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं। अगर वो नहीं चाहते तो आज शायद हम धरती पर नहीं होते। दूसरा, वो भगवान है तो एक भगवान हमारी धरती माँ भी है, जो हमें भोजन देती है, पानी देती है, हवा देती है, ताकि हमारा जीवन सही से चल सके। मैं छोटे से गांव औरंगाबाद अहीर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, एक किसान और जवान का बेटा हूं। मैंने उस खेतों के अंदर हल चलाया है। मैंने देखा है कि ये किसान किस तरह से, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, लेकिन अपने खेत में काम करना नहीं भूलता है, खेत पर जाना नहीं भूलता है। और वो दिन रात खेत में इसलिए काम नहीं करता है कि उसके खेतों में जो धान्य होगा उससे उसका घर परिपूर्ण हो जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी। पीछे तक आवाज आ रही है बराबर? अभी आवाज आ रही है? ओके। वो इसलिए नहीं उगाता कि उसका घर दौलत से भर जाएगा, बल्कि वो इसलिए अन्न को उगाता है कि उसके देश का कोई नागरिक भूखा ना रहे। वो खेतों में अपने पसीने को लहू की तरह बहाता है, तब जाकर के उन खेतों में उस अन्न को उगा पाता है। पिता मेरे भी फौज में थे और 65 और 71 का युद्ध उन्होंने लड़ा था। पिता कभी अपने संघर्ष की कहानियां इस तरह की, जहां पर मार काट हो, खून खराबे की बात हो, बच्चों से कभी शेयर नहीं करता है। वो किससे करता है? अपने दोस्तों से करते हैं, जब मजे में बैठते हैं। तो गांव का जो संस्कृति है गांव के अंदर, अगर उसको आज मैं देखता हूं और फिर शहरों की तरफ देखता हूं और आज के जमाने को देखता हूं, आज बोलते स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई। पहले भी था, लेकिन पहले गांवों के अंदर क्या स्ट्रेस कम था? बहुत था। लेकिन गांव की जो संस्कृति थी कि गांव के एक घर के पास चौपाल में सारे मोहल्ले के लोग बैठ करके, चाहे वो हुक्का पिए, चाहे बात करें, पूरे दिन की दिनचर्या को वो आपस में शेयर करते थे। जब हम अपने मन के भावों को शेयर करेंगे दूसरे के साथ में, तो धीरे धीरे हमारे जो स्ट्रेस है वो खत्म होता चला जाता। तो वो अपने साथियों को शाम को जब बैठ करके बातें करते थे, तो कभी कभी वो 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुनाया करते थे। वो बताया करते थे बड़े गर्व के साथ कि 71 में हम लाहौर तक पहुंच गए थे, और लाहौर में पहुंचने के बाद पाकिस्तान की फौज ने नलकूप के अंदर जहर डाल दिया था, ताकि हिंदुस्तान की फौज यहां पर आएगी, पानी तो वो पिएंगे, पानी पिएंगे तो पानी में जहर होगा और ये ऐसे मर जाएंगे। हमारे कुछ साथी बोला मारे भी गए थे। तो वो बताया करते थे
कि युद्ध के दौरान न खाना मिलता है, न पानी मिलता है, न सोना मिलता है, न कोई आराम होता है, सिर्फ चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, फिर भी लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। जब उनसे सुनते थे तो मन के अंदर ऐसे भाव जागृत होते, पिताजी क्या सही बोल रहे हैं? बिना खाना खाए, बिना पानी पिए इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? काम तो बहुत बड़ी बात है। उनसे सुनते सुनते बड़े हुए, फिर स्कूल के अंदर गए, स्कूल के अंदर किताबों के अंदर पढ़ा कि एक हिंदुस्तान का सैनिक अकेला पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। फिर किताब में उस 21 साल के लड़के की कहानी को पढ़ा जो अपने जीवन को बड़े ऐशो आराम से जी सकता था, लेकिन हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में डालता है और मां भारती की गोद में सो जाता है। फिर उस 24 साल के लड़के की कहानी को पढ़ा कि जिसने कहा आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। इलाहाबाद के उस अल्फ्रेड पार्क के अंदर अंग्रेजों से लड़ता लड़ता जब पिस्टल की आखिरी गोली बजती है तो अपनी कनपट्टी पे लगा करके मां भारती की गोद में सो जाता है। तो ये सुन करके, पढ़ करके वो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत हुआ कि मुझे फौजी बनना है। कोई ना कोई आपका भी आदर्श रहा होगा कि आपको सीए बनना है, कोई ना कोई तो होगा, तभी तो आप इस रास्ते पर आए हैं। तो मेरे वो आदर्श थे, तभी मैंने सोच लिया कि मैं सिपाही बनूंगा और युद्ध लड़ूंगा। जबकि युद्ध के तो दूर दूर तक कोई आसार ही नहीं थे, 71 के बाद में कोई बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं था। लेकिन ये सच मानिए और अपने जीवन में कभी अपनाइए और आप जरूर इस चीज को जो ना अनुभव करेंगे कि जो आप सपने देखते हैं ना, सिर्फ आप देखते हैं, उसको जीते नहीं है। जिस दिन आप अपने भाव को सपनों के रूप में आत्मा से जीना शुरू कर दिया, वो सपना जीवन का पूरा ना हो ये असंभव है। मैं 8th क्लास में आया था, तब 8th क्लास से लड़ाई का सपना जी रहा था, सिपाही हूं और युद्ध लड़ रहा हूं। उस सपने को जीते जीते 12th क्लास में आया, तभी फौज की भर्ती हुई, फौज में चला गया। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। जिस तरह से अभी आप यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं, ये आपका एक ट्रेनिंग पार्ट्स, ये आपको सिखलाई दी जा रही है कि जीवन में किस तरह से आप जब जिस सेक्टर में जा रहे हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को किस तरह से सामना करना है। तो हर संस्था अपने लिए अपने जवानों को तैयार करती है। फौज एक ऐसी संस्था है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के अंतिम चक्र की अंतिम पंक्ति है, इसके बाद और कुछ नहीं है। कहते हैं ना सभी, बोला बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, लेकिन सुरक्षा चक्र की अंतिम पंक्ति का अंतिम स्तंभ, इसके बाद कुछ नहीं होता है। सबको बुला करके देख लिया जाता है, जब सब फेल हो जाते हैं फिर लास्ट में फौज को बुलाया जाता है। इसीलिए बोरविल में जब बच्चा गिरता है तो फौज को बुलाया जाता है, अगर कहीं पर पुल गिर गया तो फौज को बुलाया जाता है, रेल एक्सीडेंट हो गया फौज को बुलाया जाता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो फौज को बुलाया जाता है, क्योंकि फौज ऑल राउंड है, वो हर तरह के काम को कर सकती है। वो कोई अलग से नहीं है, हम में से ही, आप में से ही है। वो अलग से नहीं आए, वो हमें, हमारे समाज के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग ऐसी होती है, उनके अंदर के जो भाव को उस तरह से परिवर्तित कर देती है। तो फौज की 9 महीने की जो आग की तप्त भट्टी होती है, वो ट्रेनिंग। जिस तरह से आज आपके जो टीचर्स हैं,
आपको अपने ज्ञान से, स्किल से, क्षमता से, सक्षमता से एक माली की तरह, एक कुम्हार की तरह आपको गढ़ते जा रहे हैं, आपको संवारते जा रहे हैं, ताकि आप एक सुंदर सा वृक्ष बने, या अगर कुम्हार की भूमिका में हैं तो एक ऐसा सुंदर सा बर्तन बने कि जिसमें कुछ वस्तुओं का संचय किया जा सके। इसी तरह से 9 महीने तक हमें अपने फौज के जो इंस्ट्रक्टर थे, जो टीचर थे, उस आग की भट्टी में 9 महीने तक तपाया, तब जाकर के एक सिविलियन बच्चे 9 महीने के बाद फौजी बनते हैं। क्योंकि फौजी जब उसके बदन पर वो वर्दी वो पहनता है, कोई मामूली कपड़ा नहीं होता, वो उस वर्दी में करोड़ों सैनिकों के खून से वो संचित वो वर्दी होती है, समाहित उसमें उस खून की वो खुशबू होती है, और 140 करोड़ हिंदुस्तान का विश्वास और भरोसा वो वर्दी होती है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी होती है। उस वर्दी को पहनने के बाद वो पल भर में अपने आप को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर देता है। ट्रेनिंग पूरी हुई और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी कश्मीर वैली के अंदर हुई। 1990 से कश्मीर के अंदर एक जिहाद की आग बहुत तेजी से बढ़ी थी, जिसके साथ फौज हमारी निरंतर लड़ती चली आ रही है और आज भी लड़ रही है। उस युद्ध का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। 1.5 साल उन मिलिटेंटों के साथ, उग्रवादियों के साथ वो लड़ाई लड़ते रहे। वर्ष 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो जानते थे कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए हैं। नफरत की छोटी सी भी चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया, और ये सच है, जहां शांति होगी वहीं उन्नति और विकास भी होगा। इसलिए उन्होंने समझौता एक्सप्रेस शुरू की, लाहौर बस यात्राएं शुरू की गई, ताकि मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकें। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों देशों की आवाम के बीच शांति हो, दोनों मुल्क तरक्की करें। इसलिए उन्होंने 1971 में एक शिमला समझौता हुआ था, जिसमें कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक, ये ऐसे क्षेत्र, ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, और -60 डिग्री टेम्परेचर में जीवन को कैसे जिया जाए। तो ये दोनों देशों को आदेश था कि विंटर के समय में दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने बेस कैंप में आ जाएंगी। हमारी सेना एक अनुशासन प्रिय सेना है। हमारी सेना वापस अपने उसी कानून के तहत बेस कैंप में नीचे आ गई, लेकिन वो नीचे नहीं गए, बल्कि उन्होंने तमाम हमारी चौकियों के ऊपर इतनी मजबूती के साथ कब्जा कर लिया, इतनी मैन पावर वहां पर इकट्ठा कर ली, इतना वहां पर जो अम्युनिशन, राशन, इक्विपमेंट वहां पर इतनी भारी तादाद में कर लिया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे। इसलिए उन्होंने जोजिला पास से, जो उनके प्लान थे कि जोजिला पास से नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले, उसको कट ऑफ करके पूरे ले वाले क्षेत्र को कब्जा करना चाहते थे। इसीलिए भारी तादाद में वहां पर बैठ गए, लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर ही पैदा होते हैं। इन हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके -20 डिग्री टेम्परेचर
सूरत का कितना होता है? मिनिमम 12। 12 में बड़ी सर्दी लगती होगी। अभी आप आभास कीजिए, अनुभव कीजिए, -20 डिग्री टेम्परेचर। अभी जितनी देर मैंने आपसे बात की है ना, इतनी देर अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाएं तो चेहरे से खून टपकना शुरू हो जाता था, इतनी सर्दी थी। और वहां हर सैनिक के चेहरे से खून टपकता जाता था, लेकिन उस खून की परवाह नहीं करी। तो कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए उन पहाड़ियों के शिखरों पर बने हुए बंकर को इन हिंदुस्तान के सैनिकों ने कब्रिस्तान बनाना शुरू किया। मेरी जो बटालियन थी 18 ग्रेनेडियर्स, कश्मीर वैली के अंदर ही तैनात थी। हमें भी आदेश मिला, हम दराज सेक्टर पहुंचे। जो अभी आप कभी कभी देखते होंगे कारगिल विजय दिवस, उसमें कारगिल वार मेमोरियल, उस वार मेमोरियल के जस्ट पीछे वाली पहाड़ी वो तोलोलिंग टॉप है। और वो नेशनल हाईवे श्रीनगर टू जो लेह है उससे बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी है। तो सबसे पहले हमें उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर कब्जा करने का आदेश मिला। अभी आप जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट होता है, जो आपको कोई काम दिया जाता है, तो उसके लिए आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आप क्या करते हैं? प्लान करते हैं। उस प्लान के तहत अपने काम की शुरुआत करते हैं। अभी तक यहां पर इंफॉर्मेशन क्या थी? टेररिस्ट है। टेररिस्ट के खिलाफ जो कश्मीर वैली के अंदर हम लड़ते हुए आ रहे थे, उसी तरह की प्लानिंग की गई और इस पहाड़ी पर 22 दिन तक युद्ध लड़ा गया। 22 दिन। और 22 दिन में हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया। उसके बाद फिर हमें टाइगर हिल टॉप को फतेह करने का आदेश दिया गया, क्योंकि हर तरह की जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, कहीं पर बर्फ है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियां हैं, तो कहीं पर रेगिस्तान है। तो हर तरह की एरिया के अंदर लड़ाई के रूल और रेगुलेशन अलग होते हैं, ट्रेनिंग अलग होती है, इक्विपमेंट अलग होते हैं। तो वहां जो पहाड़ी इलाके की जो लड़ाई के जो तरीके हैं कि जब तक हाइट्स हमारे हाथ में नहीं है तब तक हम पूर्ण रूप से सक्सेस भी नहीं है। अभी नीचे वाली चोटियों के ऊपर तो हिंदुस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया, लेकिन हाइट्स अभी भी दुश्मन के पास थी। तो इसी श्रृंखला में ये कहा गया कि पहले टाइगर हिल, दराज सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जिस पर बर्फ ही बर्फ होती थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। तो उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक घातक प्लाटून एज ए कमांडो टीम का पुनर्गठन किया गया और उसमें कुछ नए और पुराने जवानों का चयन शुरू हुआ। तो नौजवान साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। आप लोगों की तरह की मां के गर्भ से पैदा हुए एक आम इंसान। न ही कोई विशेष योग्यता थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ एक आम सैनिक था। तब तक सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर ब्रावो कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का एक नंबर 1 जवान हूं, इतनी पहचान थी। लेकिन 22 दिन की जो लड़ाई थी, उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन देना। यहां एक और बात मैंने सीखी और जो आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका एक एम बना हुआ है,
आप जो सपना देखते हैं कि मेरी ये जॉब होगी, मेरा ये काम करूंगा, लेकिन जब उस फील्ड में जाएंगे तो शायद वो आपकी जो सोच के अनुरूप शायद वो काम आपको ना मिले। क्योंकि मैं अपने साथ घटा हुआ बता रहा हूं ना, 8 क्लास में था तब से सपना देखता था कि फौजी हूं, फौजी बन गया हूं, युद्ध लड़ रहा हूं। और जब युद्ध लड़ने का मौका आया तो मुझे राइफल नहीं दी गई, मुझे वो थैला दिया गया कि पहले अम्युनिशन और राशन पहुंचाइए। मुझे भी लगा, क्योंकि जब हम अपने मन के मुताबिक अपनी जॉब को नहीं देखते, अपने काम को नहीं देखते हैं, तो क्या होता है, हताश और निराश होते हैं। अपने वर्क के अंदर अपनी एनर्जी को नहीं डाल पाते हैं, जिससे उस काम की क्वालिटी निम्न स्तर की होती चली जाती है। लेकिन नौजवान साथियों, काम कोई छोटा नहीं होता है। हम सिर्फ अपने सोच के अनुसार उसका आकलन करते हैं। उस काम के कभी महत्व को समझने की कोशिश करना। सबसे छोटा काम किसको समझते हैं अभी आप? सबसे छोटा काम झाड़ू लगाने वाला। झाड़ू लगाने वाला काम कोई छोटा काम नहीं है। उस काम के महत्व को जरा समझने की चेष्टा करना कि अगर वो सफाई कर्मचारी आपके घर, गली, मोहल्ले, शहर के अंदर अगर वो झाड़ू ना लगाए तो आपके घरों, मोहल्लों में कचरे का ढेर इकट्ठा हो जाए और आप यहां नहीं बैठे होते बल्कि किसी हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए होते। उस काम के महत्व को समझने की कोशिश करना। मैंने उस काम को देखा कि यार मुझे तो राइफल चाहिए थी, मुझे थैला मिला, लेकिन अगले ही दिन देखा, महसूस किया, वो जो फॉरवर्ड में बैठा है ना, उसका काम बड़ा आसान है, क्योंकि उसको ये पता है कि सामने दुश्मन है। लेकिन हम सुबह 5:30 बजे चलते हैं, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते हैं, ये भी पता नहीं दुश्मन का गोली किधर से आकर के हमारे शरीर से पार निकल कर चली जाएगी। दुश्मन का कोई अंदाजा नहीं है। फिर उस काम को जीना शुरू किया, तभी तो 22 दिन तक हम 3 जवान ऐसे थे जो बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए लगातार चलते रहे और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। तभी मुझे उस घातक कमांडो टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। टाइगर हिल पर जब चढ़ने की तैयारियां शुरू हुई, 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला और फिर हमने आखिरकार 2 जुलाई को हमने चढ़ने का दिन मुकर्रर हो चुका था। हाइट्स बहुत थी तो दुश्मन दूर से दूर देख करके हमें आसानी से बर्बाद कर सकता था। बहुत सारे लोगों का होता ना एक सोच, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए ही। लेकिन उन सोच वाले व्यक्तियों को बताना चाहता हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी मारने के लिए होता है। तो इसलिए हमने रात का सहारा लिया, रात भर चलते थे, दिन भर बिना किसी मूवमेंट के पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस कठिन चढ़ाई को चढ़ने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 24 साल हो गए हैं। मुझे याद है कि सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। दुश्मन के दोनों तरफ पोस्ट थे लेकिन अंधेरे में नहीं दिखाई दिए। इंसान चलेगा तो आवाज तो होगी। जब हमारी आवाज हुई, ऊपर से पत्थरों के गिरने की आवाज हुई, शायद वो सो रहे होंगे, उनकी अचानक से आंखें खुली, उनको लगा कि यार हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब तक आ गई है। दोनों तरफ से फायर खोल दिया और जब तक फायर खुला तब तक हम केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का ऐसे प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के बंकर,
सातों जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा और टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट था। उनकी एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 पाकिस्तानी सैनिक हमसे बस 50-60 मीटर दूर बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो बहुत करीब तक आ गई। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हुआ कि हम ऐसी परिस्थिति में थे, ऐसी कंडीशन में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, यानी मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को। इसकी देश की मां, इस देश की मां ही अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कह सकती हैं और कहती भी हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो हिंदुस्तान के आज बेटे और बेटियां अपने मां के उस वक्तव्य को सार्थक करने के लिए अपने सीने पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। नौजवानों, कभी आपको किसी सैनिक के पार्थिव शरीर को देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन को उठा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी पीठ पर गोली का निशान नहीं होगा। सोचा मरना ही तो है, मरेंगे लेकिन लड़ करके मरेंगे। हमारा एक कमांडर था जो मेरा प्लाटून हवलदार मदन, उसने बोला दौड़ करके इनके बंकरों में घुस जाओ। मैं कहा सर माइन लगी होगी। उन्होंने एकदम से बोला यार माइन से मरो, गोलियों से बचो। हम दौड़ करके उनके बंकरों तक पहुंचे, उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका तो माइन तो नहीं लगा पाए थे। उन बंकर को अपने हिसाब से मॉडिफाइड किया और फिर 5 घंटे तक ऐसे 3 तरफ से घिरे रहे हम और लगातार हमारा फायर चलता रहा। 5 घंटे तक लड़ते रहे। इतने विवश हो गए, इतने मजबूर उन्होंने कर दिए कि नीचे वाली टीम हमारी 20-25 मीटर नीचे रही होगी, उसको तो उन्होंने चढ़ने नहीं दिया और उन्होंने जो अपना अमनेशन फेंका वो 2-2 कदम दूर पड़ा हुआ उसको उठाने नहीं दिया। इतना बेबस और लाचार उन्होंने कर दिया था। लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं खोई थी। धीरे धीरे लड़ते लड़ते जब धीरे धीरे अमनेशन तो समाप्त होना ही था, जब बहुत कम मात्रा में अमनेशन बचा तब सभी ने बैठ करके दोबारा से प्लान किया कि अब क्या करें, क्योंकि अमनेशन समाप्त हो गया तो राइफल तो डंडे हैं, डंडों से कब तक लड़ पाएंगे। जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जब लगेगा कि आपके सारे संसाधन खत्म हो गए, रिसोर्सेज नहीं रही हैं, फिर आपके अंदर हताशा आएगी, निराशा आएगी और अपने आप को नेगेटिविटी में डुबोते हुए चले जाओगे। लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं वो हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो परिस्थितियां हमें ताकतवर बनाने के लिए होती हैं। हमें वो परिस्थितियां ना आए तो हम संघर्ष करना ही ना जाने और उन्हीं परिस्थितियों में निकलने के रास्ते भी होते हैं। तो हमने विचार किया यार हमारे पास अमनेशन समाप्त हो रहा है लेकिन दुश्मन के पास तो भरपूर मात्रा में अमनेशन है, हम उनके अमनेशन को अपना अमनेशन बनाएंगे। हमने इसके ऊपर विचार किया कैसे कर सकते हैं कि अपना फायर बंद करेंगे। फायर बंद करेंगे तो वो निकल करके जरूर बाहर आएंगे, जब वो पत्थरों से बाहर निकल करके आएंगे तो फिर हम उनको एक एक करके मारते रहेंगे और जितने लोगों को मारेंगे उतना ही अमनेशन और हथियार हमारा होता हुआ चला जाएगा। उनकी लगातार मोटर आरटी फायर कर रही थी, उसी फायर के दौरान अपना फायर बंद कर दिया। 3 अलग अलग ऐसे पत्थरों के पास हम बैठ गए, फायर बंद कर दिया। 20-25 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर ही नहीं हुआ तो उनको भी लगा शायद ये मर गए या इनका अमनेशन समाप्त हो गया है। सामने से बहुत बड़ा पत्थर था, दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे।
तो 10-12 पाकिस्तान के जवान उस पत्थरों से निकल करके जब हमारे बहुत नजदीक तक आए तो हमने आपस में कोऑर्डिनेट किया था, एक साथ उनके ऊपर फायर खोला, उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्युनिशन लेकर के फिर हम लड़ने लगे। लेकिन 1-2 जो बचा था उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि वहां पर हिंदुस्तान के 8 या 10 ही जवान हैं। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला बोल दिया, और हमला इतना जबरदस्त कि उनके पास जितने भी हैवी वेपन थे, तमाम हथियारों का 20 मिनट तक आधाधुंध फायरिंग करते रहे, हमें सर नहीं उठाने दिया। उन्होंने फायर बंद करते ही ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे नजदीक आने लगे। फिर मैंने वो पल भी जिए हैं जो आप फिल्मों के अंदर देखते हैं ना, कि गर्दन कटती है और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। मैंने जिया है कि एक साथी के, एक सैनिक के अंग कट कर के जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन वो अंगों की परवाह ही नहीं करता, बल्कि फिर भी लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। मैंने उस पल को जिया कि किस तरह से एक जवान का भेजा निकल करके पूरा बाहर चला जाता। मुझे याद है कि मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था। यहाँ पे ग्रेनेड का टुकड़ा लगा था, ये पूरा कट गया था, यहाँ से खून की धार लगातार बहती चली जा रही थी। मेरा एक ठीक सामने साथी बैठा था, मैं उसको बोला सर फर्स्ट एड कर दो। वो अपनी फील्ड पट्टी निकालता है, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक जाता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर पीछे की तरफ से लेटता चला जाता। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोला। ऐसे मेरा एक ट्रेनिंग का साथी था, दोनों हम रूममेट थे ट्रेनिंग में। ग्रेनेडियर अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? उसके मुख से ये आखिरी शब्द था। उसको ऐसे सीने में गोली लगती है, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक मेरा साथी हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, वो खड़े होकर के फायर करने लगा। वहीं पर आरटी का बम गिरा, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती। उसका 2 कदम तक उसका धड़ चलता, फिर नीचे गिर गया। फिर एक और साथी आगे बढ़ा, फिर एक आटे का बम फिर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके जमीन पर गिर जाते। जब अंग कट करके जमीन पर गिरते हैं तो किस तरह से वो फड़फड़ाते हैं, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जाता। इस तरह से करते एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। उनको भी लगा कि शायद ये मर गए सभी अभी। तो उनका एक कैप्टन था जो कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो पाकिस्तान के जवान आकर के जब हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से। फर्स्ट में उसने यहाँ पे गोलियां मारी, फिर यहाँ पैर पे 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर, गालियां, बहुत देर तक ये चलता रहा। मैं इन आंखों से देखता भी रहा, सहता भी रहा। बहुत देर के बाद उनके कमांडर ने फिर बोला कि इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। जब हमले वाली बात मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम चली जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर आप निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ
उस परम पिता परमेश्वर को अगर याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, चारों तरफ तो मौत ही मौत खड़ी है, करूं तो करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उनके जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगे, हथियार उठाने लगे। तब तक मन मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उप तक भी नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सामने भी खड़ा हूं। वो आए, आकर के दोबारा से उसी रोटेशन से उन्होंने गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मार करके 2 कदम आगे बढ़ा, फिर वापस मुड़ा। शायद उसको लगा होगा कि इनमें से कोई ये जिंदा है। जैसे वापस मुड़ा, उसने राइफल जब सीने की तरफ करी, तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो बलिदान दिया है, जो शौर्य दिया है, उस शौर्य को दुनिया तक, देश तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था, और पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के पड़े हुए थे। शायद मां भारती ने वो इकट्ठे कर दिए होंगे। तो जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे खुद लगा कि यार मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने शायद मेरा हथियार उठा करके वापस जा रहा होगा, तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे चेतना आई कि मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड को निकाला, उसकी पिन निकाल करके जो पाकिस्तान का सैनिक हमारे हथियार उठा करके जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। उसका यहां से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। साथियों, गोलियों की बौछारें शुरू हो गई, आधाधुंध गोलियां चलने लगी चारों तरफ से। बस वही एक मौका था मेरे पास भी। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, यह हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल करके बाहर थी, सिर्फ इसका कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 4-5 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा कि यहाँ अकेला नहीं है बल्कि रेनफोर्समेंट आ गई। फिर वो वहां से भाग खड़े हुए। चल तो सकता नहीं था, खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर गया। 4-5 मीटर तक जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। नौजवानों, आपने तो पढ़ा होगा कि दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा राष्ट्र हैं और सब राष्ट्रों की अपनी अपनी सेनाएं हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो सेना पूरे विश्व के अंदर और विख्यात और प्रख्यात है, तो उन सैनिकों की उस सोच की बदौलत दूसरे देश के 10 जवानों की टीम, उसमें से 3 मर गए तो 7 भाग जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के 10 में से 9 भी शहीद हो गए तो 10वां भी आखिरी गोली और आखिरी सांस तक वहीं पर लड़ता है। वो देखता रहा जब वो पूरी चौकी खाली होगी। फिर मन मस्तिष्क के अंदर फिर
वही विचार कि यार मेरे पोस्ट को बचाना है। फिर धीरे धीरे खिसकता रेंगता अपने उन शहीद सैनिकों तक पहुंचा। फिर मन में आया कि हो सकता है इनमें से मेरी तरह कोई जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा। किसी का पूरा सर निकला बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए थे। एक एक को गोद में रख कर के रोता रहा। 8-7 मीटर का ऐसे प्लेन सा स्पेस था, उसमें डेड बॉडियों का ढेर था। और ये 19 साल का लड़का उन डेड बॉडियों के ढेर में जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ। जहां तक नजर जा सकती थी सिर्फ बर्फ और पहाड़ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ 2.5 साल की सर्विस थी, सर्विस का भी कोई अनुभव नहीं था। यह भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाऊं तो जाऊं कहां। जैसे सोचते सोचते शायद, क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं ना, तो वो हमारा फिर धीरे धीरे आत्मचिंतन बनने लगता है। फिर हम आत्मा से कनेक्ट होने लगते हैं। और जब हम आत्मा से कनेक्ट होते हैं तभी तो हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। शायद मैं इतने गहरे चिंतन में चला गया होऊंगा कि मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट हुआ और परमात्मा से भी कनेक्ट हुआ होऊंगा, क्योंकि मुझे तो रास्तों का पता ही नहीं था। तभी आवाज आती है, योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ लुढ़क जा। मैं चारों तरफ देखता हूं, नजर तो कुछ आता नहीं। फिर मुझे लगा कि शायद दुश्मनों की कोई चाल हो। मैंने उसको इग्नोर कर दिया। ये हड्डियों के टुकड़े जब आपस में टकराने लगे तो असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ बंध नहीं पा रहा था। ऐसा लगा कि शायद ये हाथ कट गया है। फिर मन में आया कट गया तो इसको तोड़ करके फेंक देता हूं। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा ही नहीं, क्योंकि अभी चमड़ी इसमें इलझी हुई थी। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। फिर आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। फिर तो मुझे एक विश्वास हो गया, आभास हो गया कि हाँ शायद परमात्मा है। जो सपने दिखा रहा था बचपन से, शायद आज वो मेरे साथ आ गए सपनों को पूरा करने के लिए। फिर मैं 500 मीटर उस पत्थरों में ऊपर से रोल करता हुआ नीचे की तरफ आया। 500 मीटर नीचे आने के बाद ऐसे नाला आगे एकदम से एक पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आया हूं। फिर नीचे देखा तो मेरे साथी मुझे नजर आए। और जिस तरह से आप मूवी में देखते हैं ना, कोई ग्रेनेड फटता है उसके पूरे कपड़े फट जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहा था मेरा साथी कि जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। लेकिन मेरे मन के अंदर विश्वास था। मैं उनको बोला, सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसी भी करके। कि दिन का 1:30-2 बज रहा था। पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत आसान है, उतरना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी कैजुअलिटी को लेकर के तो बहुत ही कठिन है। कोई ऐसा साधन नहीं था, संसाधन नहीं था जिस पर लिटा करके बिठा करके मुझे पीछे भेजा जा सके। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे तो शाम हो गई थी। जब मैं अपने बटालियन कमांडर के पास पहुंचा, अंधेरा हो गया। खून भी इतना बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। आते ही उन्होंने पूछा, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? मैं कहा साहब आवाज सुनाई दे रही है लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, उसमें 4-5 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई क्योंकि अभी जबान ऐंठने लगी थी बारूद की वजह से। साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। पानी नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने सुना, डॉक्टर दौड़ कर के आया, उसने आकर के थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी आई। बोलते हैं बेटा कुछ बता सकता है? हाँ साहब बता सकता हूँ। तो ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया, सर ये अभी हुआ है और ये अभी होने वाला है।
फिर लास्ट में पूछा कि जवान की रिक्वायरमेंट क्या है। साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्निशन और फील्ड पट्टी की है। खाने के लिए तो पर्याप्त होता है ना सर, खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला बिस्किट का पैकेट, एक बड्डी पेयर, हमने सिर्फ आधा बिस्किट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। बस इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। थोड़ा सा होश आया जब पहाड़ी से बिल्कुल डाउन हुआ तो बूट अभी तक निकला नहीं था। तो एक जवान मेरा बूट को खींच रहा था लेकिन बूट निकल नहीं पा रहा था। फिर उसको मैं बोला थोड़ा सा देख यार, ऊपर से बूट की कुछ जा रहा है, उंगली में घुसा हुआ है। तो एक स्प्लेंडर पूरा बूट में से पार होकर के उंगली में घुसा हुआ। फिर उसने प्लास से निकाल करके उसको निकाला, फिर बूट निकला। फिर तो 3 दिन के बाद आंखें खुली, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। फिर मैं पूछा हूँ कहाँ ये तो बताओ। बोला श्रीनगर बेस हॉस्पिटल। फिर वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद जैसा आप जानते हैं कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, सीज फायर हो गया था और आज 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहाँ से बेस हॉस्पिटल दिल्ली भेज दिया गया और 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर मैं वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल की सेवा करके 31 दिसंबर 2021 को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्यों और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ। लगातार आप जैसे युवाओं के बीच देश के कोने कोने में मैं जा रहा हूं। मुझे फौजी नहीं बनाने, मैं आपको फौजी बनाने नहीं आया। मैं सिर्फ एक सच्चा हिंदुस्तानी बनाने के लिए आया हूं कि किसी भी सेक्टर में रहूं एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह, एक सच्चे सिपाही की तरह, क्योंकि वर्दी से फौजी नहीं बनता बल्कि उसकी सोच और मन से फौजी बनता है। जीवन में आपका अभी जो कैरियर शुरू हो रहा है, 3 चीजें याद रखना हमेशा। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं तो जरूर इस 3 चीजों को याद रखेंगे कि सबसे पहला आपका राष्ट्र है, उसके बाद आपके सबॉर्डिनेट हैं और लास्ट में आप हैं। राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा सबसे ऊपर होती है, उसके बाद आपके सबॉर्डिनेट, आपके नीचे काम करने वाले, उनकी रक्षा सुरक्षा का दायित्व, और आपकी रक्षा और सुरक्षा हर बार आखिर में ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट को सुरक्षित रख रहे हैं, सबॉर्डिनेट का कल्याण कर रहे हैं, राष्ट्र का कल्याण कर रहे हैं, तो आपका कल्याण करने के लिए स्वयं परमात्मा आपके साथ होते हैं। क्योंकि जीवन ये पूरा एक युद्ध का क्षेत्र है। आप इसको बहुत तरीके से देख सकते हैं कि ये जीवन एक युद्ध का क्षेत्र है और हम एक योद्धा हैं। और योद्धा होने के बाद हमें कभी कभी घमंड हो जाता, अहंकार हो जाता है कि सारथी भी मैं ही हूं और योद्धा भी मैं ही हूं, मैं जीत लूंगा युद्ध को। कभी नहीं जीत पाओगे। योद्धा बनो लेकिन सारथी श्री कृष्ण भगवान को बनाओ, तभी आप इस जीवन को जी पाओगे।
बहुत तरीके से इस जीवन को समझने के तरीके हैं, आपको बताया होगा, जो स्वामी जी ने भी बताया, और आपको और भी बहुत सारे लोग बताएंगे कि ये खेल का मैदान है, और ये सच में खेल का मैदान है। खेल में क्या होता है, समय निर्धारित होता है ना, ऐसे ही हमारा समय निर्धारित है। बड़े खुश होते हैं, केक काटते हैं कि मैं 31 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, उसमें से वो कम हो गया। तो ये समय निर्धारित है, आप खिलाड़ी हैं, आप खेल लीजिए जिस तरह से आप खेलना चाहते हैं, जिस योग्यता से, जिस क्षमता से, जिस सक्षमता से आप खेलना चाहते हैं, आप खेल सकते हैं। आपको निर्धारित समय दे दिया है, उसके बाद एक पल के लिए आप समय मांगोगे तो आपको समय नहीं मिलेगा। ये रंगमंच भी है, किस तरह से इस रंगमंच पर अपना प्रदर्शन कर सकते हो, एक कलाकार की तरह वो आप दिखा सकते हो, दिखा लीजिए। और हम अपने आप में बड़ा गर्व करते हैं ना, अहंकार करते हैं, मैं सुंदर हूं, मैं लंबा हूं, है ना, मैं पैसे वाला हूं, मैं ये हूं। भाई ये शरीर हम नहीं है, इस बात को जान लेना। जिस दिन इस शरीर की मोह माया छोड़ दी और जिस दिन आपने आत्मचिंतन शुरू किया, तो उस दिन शायद आप अपनी उस जीवात्मा से जुड़ जाएंगे। आप तो पढ़े हैं ना, साइंस पढ़े हैं कि एनर्जी का शरीर, एनर्जियों का एनवायरमेंट है, एनर्जी होती है। सच में ये ब्रह्मांड पूरी एनर्जियों का भरा हुआ है। हमारे अंदर भी तो एनर्जी है, हमारे अंदर भी एनर्जी है। हम लेकिन अपनी एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। हमारी एनर्जी किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? दूसरों के लिए। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ये कह रहा है, वो ये कह रही है। सिर्फ हमारी एनर्जी उसी के लिए चली गई, अपनी एनर्जी तो अपने लिए बची ही नहीं है। इस एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि मैं हूं क्यों, क्या हूं और क्या करने के लिए इस धरती पर मैं आया हूं या आई हूं। जिस दिन आपको थोड़ा थोड़ा सा एहसास होने लगेगा ना, उस दिन शायद आपको जीवन को जीने का मजा भी आने लगेगा। हम किसके लिए काम करते हैं? खुशी के लिए। खुशी के लिए करते हैं ना, हमें खुशी मिले। और खुशी का उल्टा क्या होता है? विलोम शब्द, दुख होता है। लेकिन हिंदी में एक शब्द ऐसा भी है जिसका उल्टा ही कुछ नहीं होता। बताओगे क्या है? क्या है? आनंद। आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका उल्टा परमानंदी होता है, जिसमें परम आनंद आने लगे। तो अगर आप अपने कार्यों को में आनंद के लिए आप काम करेंगे, तो आप धीरे 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 परमानंद की तरफ बढ़ेंगे। आपके अंदर स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ने लगेगी। जो आपकी एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी, इतनी ग्रोथ हो जाएगी, आपको अपनी शक्ति का एहसास जब काम करेंगे तब पता चलेगा। तो इसलिए इस इंटरनल एनर्जी को जो है ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है। वो कैसे बढ़ेगी? जब आप पॉजिटिव होगे, आपकी थॉट पॉजिटिव होगी, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। वो कैसे आएगा? ये माइंड आपने पढ़ा होगा, क्या है? एक व्हाइट बोर्ड की तरह है, जो हम देखते हैं सुनते हैं वैसा इस पे छपता चला जाता है। ये एक बास्केट भी है माइंड। जिस तरह के फ्रूट बास्केट में रखे जाते हैं, उसी तरह की फ्रूट की महक आती है ना। तो इस हमारे माइंड के अंदर जिस तरह के थॉट होंगे, उसी तरह की एनर्जी हमारी निकलेगी। आपको बताया भी होगा कि ये थर्ड आई है ना। कंप्यूटर आप सब चलाते हैं, ये डिलीट बटन भी है। ये डिलीट बटन है, करके देखिए, 1 महीने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सोने से पहले 5 मिनट, जब आप सोने लगते हैं उससे पहले 5 मिनट
सिर्फ बिस्तर पे सीधे लेट करके, हाथ पैर सीधे करके, और सोच करके देखिए कि सुबह बिस्तर से मैं उठी थी तो फर्स्ट में मैंने क्या काम किया था, और अभी लास्ट में वापस मरणासन अवस्था में आ गया हूं तो अभी तक मैंने करा क्या है। आपको जैसे आप जो ना पेज पलटते हैं ना किताबों के, ऐसे यहां से ये ललाट है, मस्तक है, यहां से ऐसे पेज, ऐसे वो काम पलटते हुए जाएंगे और आप देखेंगे कि हाँ मैंने उसके साथ वार्तालाप किया था, वो नाराज हो गया, मैं भी नाराज हो गया, उसने ये किया, उसने तो जो चीज आपके व्यवहार को प्रभावित कर रही है, यानी कहीं ना कहीं उसमें गलत है, वो आपकी तरफ से है, दूसरे की तरफ से, पहले तो आपकी तरफ से ही होगा। तो आप अपनी उन चीजों को यहां से डिलीट मारते जाइए, 1 महीने तक डिलीट मारिए, आपके पास पॉजिटिव 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 थॉट होगा। जब पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आपकी इंटरनल एनर्जी अपने आप बढ़ती हुई चली जाएगी। और ये एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, क्रिया के साथ प्रक्रिया जुड़ी हुई है, निरंतर चलते जाइए। अभ्यास 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 और अभ्यास। अगर हमने निरंतरता, हर चीज एक ही, किसी भी चीज को आप बहुत दिनों तक निरंतर करते चले जाओगे तो वो अपना एक निशान, पहचान बना देगा। निशान, रस्सी कितनी मुलायम होती है ना। अभी तो नलकूप है, अभी तो नलकूप भी नहीं है, अभी तो सिर्फ जो ना स्टार्टर पे बटन डालते हैं, मोटर से पानी बाहर आता। पहले कुआं होते थे, उस पर रस्सियां से पानी खींचा जाता। रस्सी इतनी मुलायम है, लेकिन वो पत्थर पे चलते चलते पत्थर को काट देती थी। और अभी आप देखेंगे कि कहीं पहाड़ों पे, झरनों में जब जाएंगे तो पानी की जो हल्की सी धारा पत्थर पर गिरती है, लेकिन वो निरंतर गिरती है, तो वो पत्थर को भी तोड़ देती है। पत्थर, पानी तो कितना सॉफ्ट होता है। ये जो हमारे थॉट है ना, थॉट उस पानी की तरह मुलायम है, लेकिन ये थॉट्स, अगर पॉजिटिव थॉट लगातार आपके चलते रहेंगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स की जो एनर्जी है उसको नष्ट कर देंगे। क्योंकि पहले हथौड़े की चोट से कोई पत्थर नहीं टूटता है, लेकिन लगातार आप उस पत्थर पर हथौड़े की चोट मारते रहोगे तो एक ऐसी चोट भी आएगी जिससे वो पत्थर टूट जाएगा। छोटे छोटे कदम हम चलते हैं तो चलने का प्रयास तो कीजिए, छोटे कदमों से ही बड़ी मंजिलें तय होती हैं। ये मैंने उस लड़ाई से सीखा है, उसको अनुभव किया है कि अगर छोटे छोटे कदमों से भी घिसटता हुआ आगे ना जाता तो शायद उस पोस्ट पर बिना कैजुअलिटी के कब्जा ना हो पाता। बस 2 बात और कहता हूं और फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं वहां पर बैठा हुआ था, अपने साथियों को ये उनसे बता रहा था, अच्छा ये बताइए सांस कितनी बार लेते हैं आप? एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? हाँ, 12 बार। सर 12 बार तो संत महात्मा लेते हैं, आप ले सकते हैं क्योंकि आप जो है ना प्राणायाम कर रहे होंगे। 1 मिनट में एक साधारण व्यक्ति, साधारण इंसान 15 से 17 बार सांस लेता है। और एक कछुआ जो होता है 1 मिनट में 2 से 3 बार सांस लेता है। कछुए की उम्र कितनी होती है? 300 साल, और इंसान की 60 साल। और सांस, क्योंकि इस वायुमंडल के अंदर पूरी 16 प्रकार की वायु है, उसमें से एक प्राण वायु है। उस प्राण वायु को समझें, एहसास करें और अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख जाइए। अगर आपने अपनी सांसों के ऊपर नियंत्रण कर लिया तो आप अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रण में कर सकते हैं। क्योंकि इस बॉडी को नियंत्रण करने वाला क्या है? माइंड है ना। और माइंड अगर आपके कंट्रोल में हो गया तो पूरा जीवन आपके कंट्रोल में है, आपके मुट्ठी में। जिस तरह से जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। पितामह भीष्म ऐसा ही इसका एक उदाहरण है। उन्होंने उसी चीज से अपनी मृत्यु को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तो हम भी कर सकते हैं।
और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में उठ करके बैठ करके छत पर बैठिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है 4:30 बजे से। कितने लोग हैं, अभी तो शायद पढ़ रहे होंगे, तो मुश्किल से लग रहा 65% देश का युवा है आज, उसमें से 80% को ये पता नहीं कि सुबह सूरज कितने बजकर कितने मिनट पर निकलता है। नहीं, सच है ना ये? क्योंकि प्रकृति के नियमों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप। अगर सुबह 4:30 बजे उठ करके आप ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा भी ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो आपकी एकाग्रता इतनी तीव्र बढ़ जाएगी कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने ये किया है, ये बचपन से किया है मैंने, ये माँ ने सिखाया था कि सूरज के उगने से पहले 1 घंटा छत पर बैठ करके किस तरह से जो है सूरज का नमन करना है। 2-2 घंटे बैठता था, वही एकाग्रता थी, वही आत्मशक्ति थी। उस आत्मशक्ति की बदौलत मैं यहाँ पे पहुंच पाया और मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबको बस सिर्फ 2 लाइन कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा। ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा। हमारा शौर्य ध्वज लेकर, किसका? हम युवाओं का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ऐसे आपकी कहानी तो बहुत इंस्पिरेशनल थी, मोटिवेशनल भी थी, ऐसे गूज़बम्स आ चुके थे। सो आई हैव वन क्वेश्चन कि 16 साल 5 महीने में आपने सेना में भर्ती हो गए और 19 साल की उम्र में आपने कारगिल वॉर जीत लिया, और आजकल की युवा पीढ़ी 25 साल तक भी ये डिसाइड नहीं कर पाती कि उन्हें करना क्या है, और आप उस समय युद्ध भूमि पे निर्णय ले रहे थे, तो आपकी इतनी स्पष्टता कैसे थी विचारों में? क्योंकि एम निश्चित था ना शुरुआत से। अगर हमें एक एम मिल जाए शुरुआत से तो आप अपने उस एम के ऊपर पूरी एनर्जी लगा सकते हो। आजकल के युवाओं का सबसे पहले तो एम ही निर्धारित नहीं है। मेरा 8th क्लास से एम स्पष्ट था कि मुझे फौज में जाना, तो पूरा मेरा फोकस वहीं था, मेरी एनर्जी वहीं थी, तो मैं उसी तरफ बढ़ता रहा। अभी आज 10th तक बच्चे का एम कुछ और होता है, 11th में आने के बाद उसका कुछ और हो जाता है, फिर 12th में जाकर के फिर वो अपने एम को बदली कर देता। जब एम बार बार बदली होगा तो उस एम के ऊपर कोई फोकस नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं होगी, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते। यही कारण है। Okay, sir. Now I would like to request audience if any question you guys are having. Anyone who wants to ask the question, raise your hand straight up. Okay. Manish, at the back. हेलो सर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मेरा बेसिक सवाल ये है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्निवीर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, तो जिसको बहुत पॉलिटिकली हाइप किया गया था कि जिस फायदे भी और गैर फायदे भी है, तो बीइंग अ फ्रंटलाइन कमांडर अगर आपका पर्सपेक्टिव मैं जान सकूँ तो उसके बारे में बढ़िया हुआ। ओके, कोई भी योजनाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं राष्ट्र का हित छुपा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अभी आप लोग भर्ती होकर के गए, वहां जाने के बाद क्योंकि अभी एक शौक है भर्ती होने का, जब वहां कठिनाइयों में काम करते हैं तो सोचते हैं गलत आ गई। ज्यादा नहीं, बहुत कम होते हैं ऐसे, गलत आ गई।
अभी तक उसके नीड थी वो नौकरी पाने की, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो बताने लगता है, सर हमारे तो ट्रक चलते हैं, हमारे इतने ट्रैक्टर हैं। तो वहाँ फिर वो हमारे जैसे सर क्या बोलते, भाई फौज ने पीले चावल नहीं दिए थे। पीला चावल होता है निमंत्रण का पत्र, आप अपनी चॉइस से आए थे, फौज ने आपको नहीं बुलाया था। तो ऐसे बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिट है कि 4 साल वो करेंगे, आकर के अपने फौज में नौकरी सिविल में कर लेंगे, तो उससे एक साइकिल बनेगा। मैं तो ये कहता हूं कि जितना भी सिविल सर्विसेज है, सरकारी जितनी भी जॉब्स हैं, उनमें भी ये शर्त होनी चाहिए कि वो पहले 4 साल फौज में नौकरी करे, उसके बाद उसे नौकरी मिलनी चाहिए। फौज से हम तीन चीज जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जीवन का बेस है। सबसे पहला डिसिप्लिन, दूसरा है टाइम पंक्चुअलिटी, समय की प्रतिबद्धता, कि अगर 5:30 बजे स्टार्ट तो 5:30 बजे स्टार्ट। तो समय की पंक्चुअलिटी हो फौज सिखाती है, और एक कार्यशैली, कि आपकी जो कार्यशैली होगी वो उच्च कोटि की होगी, आपका बिहेवियर बहुत विनम्र होगा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा दिया जा रहा है, तब आप काम कर रहे हैं, बिना पैसे के काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बिहेवियर आप ये फौज जब नौजवानों को देगी, नौजवान जब इसको सिविल में अप्लाई करेंगे तो सिविल का माहौल कितना चेंज हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। और इसका ये चेंज जब बनेगा ना, करीब 20 साल बाद इस योजना का हमें परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि बीज है ना, ये कोई भी चीज होती है, बीज आज जमीन में डाला है, 20 साल लगेंगे इसको पौधा बनने में और इस पे फल लगने पे। जब इसका फल लगेंगे तो निश्चित रूप से बड़े मीठे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। हेलो, जय हिंद सर। जैसे आपने अभी बात की विचारों की स्पष्टता के बारे में, कि अगर हमें किसी भी एम को हासिल करना है तो हमारे विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जनरली हम किसी भी फील्ड में हो, जब भी हम कोई फेलियर फेस करते तब हम डिप्रेस हो जाते और हमें सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और आप तो फौजी हो, तो आप जब भी किसी मिशन पे होते हो तब आपको सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, जब आप जब आपका डाउनवर्ड चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे तब? फौजी हैं तो क्या पत्थर के हैं क्या? हम भी एक इंसान ही हैं, बट हमारा नजरिया अलग है। आप सिर्फ आपको अपने परिवार को देखते हो, लेकिन हमारे लिए हमारा परिवार नहीं, हमारा राष्ट्र हमारा परिवार होता है। यही एक सेल्फ मोटिवेशन है। Thank you, sir. I am lacking in words. How could I thank you for being here? Vikasa Surat is grateful to have you here, sir. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद।